आज हम लोग क्लास 10th के नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, दैट इज इको। ठीक, इको को पढ़ने के लिए बच्चों आपको रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के बारे में मैं एक बार रिकैप कराती हूँ। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो लाइट वेव होती है वो सिंपल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। स्मूथ शाइनी सरफेस है तो उस पर लाइट वेव पड़ती है, वहाँ से बाउंस हो जाती है। ठीक, तो उसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होता है। और सेकेंड लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक, सेम ऐसे ही सेम लाइट की तरह ही साउंड भी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव को फॉलो करता है, बट जरूरी नहीं है कि सरफेस हमेशा शाइनी या पॉलिश हो। अगर सरफेस रफ है तब पर भी साउंड वेव रिफ्लेक्ट होती है, ओनली इन वन कंडीशन। सिर्फ एक कंडीशन है जिसको फॉलो करता है कि जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो साइज है, साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट शुड बी मच ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव। जो भी साउंड वेव है उसकी क्या वेवलेंथ है, वेवलेंथ के बारे में ऑलरेडी मैं इससे पहले वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुकी हूँ। बट वेवलेंथ अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊँ कि उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला v/f होता है, जिसमें v का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव और f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। तो यहाँ से अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव मिल जाएगा। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब जाकर के साउंड वेव किसी सरफेस पर पड़ता है और वहां से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव कई जगहों पे इस्तेमाल होता है, जैसे मेगाफोन्स में यूज होता है, ईयर ट्रम्पेट्स में यूज होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इको। इको इज सेम एज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इको के बारे में। इको में दरअसल अगर कोई आदमी है और वो किसी ऑब्स्टिकल से कुछ दूरी पर है, ऑब्स्टिकल का मतलब हो गया जैसे कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई दीवार हो सकती है, कोई हिल हो सकता है, वहाँ से अगर कोई आदमी कुछ डिस्टेंस दूर है और उसने कुछ बोला तो उसकी जो साउंड वेव है वो जो ऑब्स्टिकल से टकराएगी और टकरा करके जब वो हमको सुनाई देगी तो दैट इज कॉल्ड इको। कंडीशन ये होती है कि एक आवाज़ तो वो है जो डायरेक्ट सुनाई दे रही है, जैसे मैंने बोला हेलो तो आपको डायरेक्ट सुनाई दी। दूसरी आवाज़ ये है जैसे मैंने बोला हेलो हेलो, तो जो सेकंड आवाज़ सुनाई दी जब ओरिजिनल आवाज़ बैठ गई या दब गई, दैट इज कॉल्ड इको। तो इको हमेशा तभी सुनाई देता है when the original sound ceases. Okay, so what is echo? The sound heard after reflection from a distant object when the original sound ceases. This is called echo. अब इको ऐसा नहीं है कि कभी भी हो जाता है, इको की कुछ कंडीशंस होती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि इको की क्या कंडीशंस हैं। देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, वो काम कैसे करता है कि जब हमारे ईयर को आवाज़ जो ओरिजिनल साउंड है और जो सेकंड साउंड है उनके बीच में कम से कम टाइम गैप 0.1 सेकेंड का मिलेगा, तभी हमको दो अलग अलग आवाज़ें सुनाई देंगी। अगर ओरिजिनल साउंड आपको और सेकेंड साउंड 0.1 सेकेंड के अंदर ही सुनाई दे गई तो आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा कि वो दूसरी आवाज़, ऐसा लगेगा कि कंटिन्यूएशन में ही आ रही है। तो कम से कम गैपिंग कितना चाहिए, 0.1 सेकेंड, तभी हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि दीज आर टू डिफरेंट साउंड्स। ओके, तो बेस्ड ऑन दिस ये मिनिमम टाइम इंटरवल है जो गैपिंग होना चाहिए। तो अब चलिए डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं। देखिए, अगर मैं इको की बात करूं तो जैसे फॉर एग्जांपल ये वॉल है और अगर कोई यहाँ पर पर्सन खड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए d है। ठीक है, किया क्या, उसने आवाज़ यहाँ से स्ट्राइक हुई, रिफ्लेक्ट हुई और वापस उस आदमी के पास पहुँची। कितने टाइम में पहुँची, 0.1 सेकेंड में। तो टोटल उस साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक बार जाने का और एक बार वापस आने का। तो टोटल डिस्टेंस जो वेव ने ट्रैवल किया है दैट इज 2d। और जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है उसको फिलहाल मैं v मानकर चल रही हूँ। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते ही हैं क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कितना है,
वो है 2d। ठीक, स्पीड को मैंने v से डिनोट किया है और टाइम कितना दे रखा है 0.1 सेकेंड। ठीक, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर की वैल्यू जो है वो हमने 340 मीटर पर सेकेंड ले रखा है, इंटू 0.1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें d की वैल्यू चाहिए, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये अप्रोक्सीमेटली 17 मीटर के आसपास आता है। मतलब अगर कोई पर्सन या ऑब्स्टिकल के बीच का डिस्टेंस 17 मीटर के आसपास है तभी उसको इको सुनाई देगा। तो पहली कंडीशन क्या हो गई कि टाइम इंटरवल कम से कम 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि दोनों के बीच का जो गैपिंग है वो कम से कम 17 मीटर का होना चाहिए। ओके, तीसरी कंडीशन की चलिए बात करते हैं। तीसरी कंडीशन जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो साइज ऑफ द रिफ्लेक्टर है इट शुड बी ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव। और चौथी कंडीशन क्या है कि जो आवाज़ आप बोल रहे हैं, जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि जब टकरा करके आवाज़ आप तक पहुँचे तो वो इतनी सफिशिएंट हो कि आपको सुनाई दे, यानी कि आपने बहुत धीरे से बोला और वो आवाज़ आपको सुनाई ही नहीं दी। ठीक, तो द इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी मैक्सिमम टू हियर द इको। तो ऐसे करके 4 कंडीशंस हैं जिसके बारे में हमने बात किया, तभी इको सुनाई देता है। ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, फॉर्मूला ये वाला, इसको मैं यहाँ पर बना देती हूँ, 2d इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जितने भी न्यूमेरिकल अभी आप करने वाले हैं वो सारे न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले के बेसिस पर होंगे। ओके, अब ये जो इको है ये इसके कई सारे यूजेस हैं, कई जगहों पे इसके यूजेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि एक ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है, एक ऑडिबल साउंड रेंज होती है। मतलब इसी रेंज में अगर आवाज़ हम तक पहुँचेगी तो हमें सुनाई देगी। क्या होती है रेंज वो? 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज। ओके, ये हमें इतने ही फ्रिक्वेंसी की आवाज़ हमको सुनाई देती है। बट अगर कोई रेंज 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाए तो वो बन जाती है अल्ट्रासोनिक वेव। वो हमें और आपको नहीं सुनाई देगी। हमारे ह्यूमन ईयर में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो आवाज़ हमको सुनाई दे। बट वो जो वेव होती है वो काफ़ी एनर्जेटिक होती है, वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती है। जो मीडियम से वो पास होती है वो मीडियम में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होती है। तो उसका यूज़ कहाँ पर है? उसका यूज़ है जैसे बैट्स, डॉल्फिन्स, डॉग्स, ये जो कम्युनिकेशन करते हैं ये उस अल्ट्रासोनिक रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी से करते हैं। डॉल्फिन्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे कम्युनिकेट करेगा? वो उस अल्ट्रासोनिक वेव से कम्युनिकेट करते हैं। बैट्स बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की वेव आगे फेंकते हैं जिनकी रेंज 100 किलो हर्ट्ज के आसपास होती है। इतनी हाई फ्रिक्वेंसी की वेव जब किसी ऑब्स्टिकल पर पड़ती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ऑब्स्टिकल हमसे कितना दूर है। तो ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है ये इन एनिमल्स को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। ठीक, सेकेंड इसका यूज होता है इन बेसिकली कहाँ पर? मेडिकल फील्ड। यस, मेडिकल फील्ड में जैसे आप इको करवाने गए, ठीक, या अल्ट्रासोनोग्राफी करवाने गए, वहाँ पर ये इको जो फिनोमेनन है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव का वहाँ पर यूज़ होता है। ठीक, जैसे अगर बॉडी पार्ट का आपको इमेज चाहिए, लीवर की इमेज चाहिए, गॉल ब्लैडर की इमेज चाहिए, वहाँ पर बेसिकली इको यूज़ होता है। ठीक, थर्ड यूज़ कहाँ पर है? थर्ड यूज़ है, आपने नाम सुना होगा सोनार। सोनार में S स्टैंड्स फॉर साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये यूज़ होता है जब सबमरीन्स होते हैं। सबमरीन्स अगर आगे मूव करते हैं तो उनको कैसे पता चलेगा ऑब्स्टिकल कितनी दूर है या जो सरफेस है वो कितना गहरा है? उसके लिए ट्रांसमीटर सबमरीन में फिट होता है, रिसीवर भी उसके बिल्कुल क्लोज, उसके बगल में ही होता है, उसके पास में होता है। ट्रांसमीटर से साउंड वेव ट्रैवल करती हैं, आगे अगर ऑब्स्टिकल है तो वहाँ से टकराती हैं और रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर पर रिसीव होती हैं। आप टाइम ड्यूरेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं। फॉर्मूला आप यहाँ पर देख रहे हैं, 2d = v × t। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर आपको पता है, टाइम आपने रिकॉर्ड कर लिया तो डिस्टेंस पता चल जाएगा कि ऑब्स्टिकल उस सबमरीन से कितना दूर है। इसी तरीके से रडार भी काम करता है। रडार आपने सुना होगा, बट रडार में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज होती हैं, बट सेम प्रिंसिपल। ट्रांसमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव को फेंकता है और रिसीवर उसको रिसीव करता है, टाइम रिकॉर्ड होता है, डिस्टेंस पता चलता है।
ओके तो आई होप आपको इको क्या होता है, इको के यूज क्या है, ये क्लियर होंगे। बट इको इज नॉट अ थ्योरेटिकल टॉपिक, बोर्ड बेस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो चलिए हम कुछ न्यूमेरिकल पर डिस्कशन करते हैं। तो जो पहला न्यूमेरिकल है उसको ध्यान से पढ़िए। उसमें क्या है कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ, फायर्स अ गन, ही हियर्स द इको। उसको जो पहली इको सुनाई दी दैट इज आफ्टर 3 सेकेंड। ऑन मूविंग closer to the cliff by 82.5 meter, he fires again and hears the echo after 2.5 second. आपको डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द क्लिफ। ओके पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सपोज एक क्लिफ है, ठीक, और कोई पर्सन है, मान लीजिए पॉइंट ए पर है, उसका डिस्टेंस क्लिफ से हमने एज्यूम कर लिया है कि वो डी के बराबर है, ठीक। ओके आपको दे रखा है कि जब उसने गन फायर की तो उसको इको सुनाई दिया आफ्टर 3 सेकेंड, मतलब टाइम जो उसको सुनाई दिया इको का दैट इज 3 सेकेंड। तो यहाँ से हम इस पोजीशन ए पोजीशन के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लगा लें 2d इज इक्वल्स टू बी इंटू टी, ठीक है। यहाँ से d तो हमारे लिए अननोन है d, और वेलोसिटी भी हमको नहीं पता ऑफ द साउंड वेव, t की वैल्यू 3 सेकेंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब आपको बोला है कि नाउ द पर्सन मूव क्लोजर टू द क्लिफ, मतलब उसके पास गया। तो कितना पास गया क्लिफ के, मान लीजिए बी पोजीशन हो गई, अब वो उसके करीब गया 82.5 मीटर। तो जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, d माइनस 82.5, ये, ठीक है। अब b के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करिए। इस फॉर्मूले में अब क्या हो जाएगा, d की जगह पर हो जाएगा d माइनस 82.5, v की वैल्यू अभी भी आपको नहीं पता, लेकिन अब जो e को सुनाई दिया पॉइंट b पर रह करके दैट इज 2.5। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। आपको दो इक्वेशन मिल गई हैं, आप इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, ठीक। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को मैंने डिवाइड कर लिया। तो यहाँ से देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। आपके पास बचा d अपॉन d माइनस 82.5 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2.5, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो d की वैल्यू जो आपको मिलेगी दैट इज 495 मीटर। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो हम सॉल्व करेंगे, ठीक। सेकेंड पार्ट के लिए आपको पूछा गया है स्पीड ऑफ द साउंड वेव निकालिए। तो आप इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, या तो 1 या तो 2, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, v की वैल्यू मिल जाएगी। आई थिंक कि फर्स्ट वाला ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो 2d इज इक्वल्स टू v इंटू 3 हो गया। d की वैल्यू 495 आपको दे रखा है, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव आपको मिल जाएगा। वैल्यू आ रही है 330 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन टू वर्टिकल क्लिफ्स, दो वर्टिकल क्लिफ्स हैं, ठीक, एंड 640 मीटर अवे फ्रॉम द नियरेस्ट क्लिफ प्रोड्यूसेस साउंड। जो सबसे पास वाला क्लिफ है उससे 640 मीटर की दूरी पर है, ठीक। तो चलो पहले इतना बना लेते हैं। ये दो क्लिफ हैं, मान लीजिए एक ये कर दिया हमने और एक ये बना दिया। ये जो पर्सन है ये नियरेस्ट मतलब पास वाले क्लिफ से 640 मीटर की दूरी पर है, नियरेस्ट क्लिफ से, ठीक। नेक्स्ट बोले ही हियर्स द फर्स्ट इको आफ्टर 4 सेकेंड एंड द सेकेंड इको 3 सेकेंड लेटर। आपको निकालना है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लिफ्स। ओके, ठीक है। सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड पे हम काम करते हैं, ठीक। ये टोटल डिस्टेंस जो है क्लिफ के बीच का, इसको हम डी मान लें 640 मीटर। सबसे पहले इसकी बात किया जाए तो आपको जो पहली इको सुनाई दी वो 4 सेकेंड पर सुनाई दी, 4 सेकेंड। तो ये वाली पोजीशन के लिए, इस वाले डिस्टेंस के लिए अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं 2d इज इक्वल्स टू v इंटू टी, ठीक। तो 2d कितना है 640 मीटर, वेलोसिटी हमको पता नहीं और टाइम कितना है 4 सेकेंड। तो ये तो बहुत आसान है, वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको पता चल जाएगा। तो ये आ रहा है 320 मीटर पर सेकेंड। ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट में आपको दो क्लिफ के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अगर हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता चल जाए तो दोनों को ऐड करके हमको d की वैल्यू पता चल जाएगी। तो फिलहाल मैं इसको अभी x मानकर चल रही हूँ, मुझे x की वैल्यू नहीं पता क्या है, ठीक। तो सेकेंड पार्ट में आ जाइए। अब मैं इस x के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ। कौन सा फॉर्मूला? वही इको का जो फॉर्मूला हर बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों x, v की वेलोसिटी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 320,
टाइम कितना होगा, आपको बोला है सेकेंड इको सुनाई देगा 3 सेकेंड लेटर। लेटर वर्ड को इग्नोर मत करना, लेटर का मतलब है कि 4 सेकेंड के बाद 3 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना हो गया 7 सेकेंड। कई बच्चे गलती करते हैं, वो टाइम ना 3 सेकेंड ले लेते हैं, 4 + 3 दैट इज 7 सेकेंड, तो अब टाइम 7 सेकेंड हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आप सॉल्व करिए तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1120 मीटर। अब भाई x आपको पता चल गया, ये ऑलरेडी पता है, दोनों को ऐड कर लीजिए तो टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा 1120 + 640, तो योर आंसर वुड बी 1760 मीटर। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर होगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं थर्ड न्यूमेरिकल पर। तो थर्ड न्यूमेरिकल ये कह रहा है a person standing at a distance x in front of a cliff fires a gun। ओके, तो ये सबसे पहले क्लिफ बना दीजिए, ठीक है, और ये रहा एक पर्सन, कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, और गोली किसने चलाई, इसी a वाले पर्सन ने गोली चलाई। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, कह रहे हैं another person b standing behind the person a, मतलब a के पीछे एक और आदमी खड़ा है, let us suppose b, and at a distance y from the cliff, कितने दूरी पर है, क्लिफ से y डिस्टेंस दूर है। ठीक, hears 2 sounds of the fired shot after 2 seconds and 3 seconds respectively, मतलब b वाले को, a की बात नहीं कर रहे, a ने तो गन चलाई, a ने क्या किया, गन फायर किया, और b वाले को आवाज सुनाई दी। सबसे पहली आवाज सुनाई दी 2 सेकेंड पर, और दूसरी आवाज तुरंत सुनाई दी 3 सेकेंड पर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको x एंड y कैलकुलेट करना है। स्पीड ऑफ साउंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 320 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो b वाला है, इसको सबसे पहली जो आवाज सुनाई दी 2 सेकेंड पर, ये कौन सी आवाज है, अगर 3 सेकेंड वाली आवाज इको है तो 2 सेकेंड वाली आवाज जो पहले सुनाई दी दैट इज डायरेक्ट साउंड, मतलब a ने गोली चलाई तो जो डायरेक्ट आवाज है b तक पहुंची डायरेक्ट, ठीक, वो 2 सेकेंड पर सुनाई दी, ध्यान रखिएगा। तो उसका मतलब है कि अगर मैं टाइम इंटरवल 2 सेकेंड को लेकर चलूं तो यहाँ पर उस साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, उस साउंड ने ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, दिस मच। A से B तक पहुंचने में जो समय लगा वो 2 सेकेंड, तो डिस्टेंस भी हम A से B के बीच वाला ही लेंगे, तो क्या हो जाएगा वो डिस्टेंस, y - x। अंडरस्टूड। अब इस पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, आवाज डायरेक्ट पहुंच रही है, तो 2d = v × t नहीं लगेगा, वो फॉर्मूला सिर्फ इको के लिए, सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए है। ओके, तो इस वाले केस में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, वही डिस्टेंस का वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितना है 320, टाइम आपको दे रखा है 2 सेकेंड, और डिस्टेंस कितना है y - x। ठीक, तो y - x की यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगी, दैट विल बी कमिंग 640, इक्वेशन नंबर 1। ध्यान रखना, यहाँ पर हमने इको वाली कंडीशन नहीं लगाई है, क्योंकि आवाज टकरा करके नहीं आई है, डायरेक्ट आई है। सेम ऐसे ही अगर मैं टाइम 3 सेकेंड, जो आवाज बाद में सुनाई दे रही है, इसका मतलब वो इको होकर आई है। तो अब देखते हैं कि साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। देखो, इसने गोली चलाई, साउंड ऐसे गई होगी, क्लिफ से टकराई, टकरा करके बी तक पहुंची, ये तो बताओ साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ए से चली x, ठीक, और क्लिफ से वापस बी गई, तो x + y, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस y है और ये पूरा डिस्टेंस x है। अंडरस्टूड। तो अब इस वाले केस में भी आपको क्या करना है कि डिस्टेंस का ही फॉर्मूला लगाना है v × t। अच्छा, 2d हम कब लगाते थे, 2d हम तब लगाते थे जब साउंड जाती थी और टकरा करके वापस आती थी। यहाँ पर भी टकरा रही है बट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रही है। सेकेंड वाले केस में A से चली, क्लिफ पर टकराई, तो x डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्लिफ से B तक पहुंचना है तो y डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 2d नहीं हुआ है बल्कि x + y हुआ है। तो ये हो गया x + y, वेलोसिटी 320 है और टाइम हो गया 3। तो यहाँ से आपको x + y की इक्वेशन मिल जाएगी, विच इज कमिंग 960, इक्वेशन नंबर 2।
ये बन गई आपकी साइमल्टेनियस इक्वेशन, y माइनस एक्स 640, y प्लस एक्स 960। अब आप इसको सॉल्व करिए साइमल्टेनियसली एंड यू विल गेट द वैल्यू फॉर x एंड y। तो x की वैल्यू जो आपको मिलेगी दैट इज कमिंग 160 मीटर और y की वैल्यू जो मिलेगी दैट इज कमिंग 800 मीटर। तो सॉल्व करिए एंड लेट मी नो द आंसर। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। अगर इस पे कुछ ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं उनको सॉल्व करूंगी। ठीक, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा दैट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम चैप्टर दैट इज साउंड।